हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए आज के इस वीडियो में हम अपने पैसिव वॉइस को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि इसके पिछले वीडियो में हमने पैसिव वॉइस को पढ़ करके जितने टेंस होते हैं टेंस से रिलेटेड पैसिव वॉइस को कंप्लीट किए थे। आज हम बात करते हैं कुछ मॉडल टेंस यानी कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के पैसिव वॉइस कैसे बनाए जाते हैं। आइए इसकी चर्चा हम कर लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा मॉडल होते क्या हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आखिरकार होते कितने हैं। आपको पता होगा कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब 10 होते हैं, 10 यानी कि 10। कितने? 10। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब 10 नहीं 13 होते हैं, 13। पर ओल्ड इंग्लिश की बात करो तो उसमें 13 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हुआ करते थे, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को 10 माना गया है। और 10 होते कौन कौन से, आइए लिख देते हैं। एक होता है कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल के बाद मैं बात करूंगा वुड, फिर बात करेंगे मस्ट, के बाद ought to, यानी कि ये 10 हमारे मॉडल कहलाते हैं। काउंट कर लीजिए, 10 है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। अब आपके माइंड में एक प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि सर ओल्ड इंग्लिश में इसे हम 13 मानते थे, पर मॉडर्न इंग्लिश में इसे हम 10 मान रहे हैं। तो आखिर 3 जो हटे हैं वो कौन कौन से 3 हैं, क्यों उन्हें हटाया गया है? तो एक होता है नीड, दूसरा होता है डेयर और तीसरा होता है यूज्ड टू। नीड, डेयर, यूज्ड टू, ये 3 जो होते हैं जिन्हें हम यहां से हटा दिए हैं। अब ये 3 जो हैं आखिरकार इन तीनों को मॉडल से बाहर क्यों किया गया है, अगर आप जानना चाहते हैं तो 2 मिनट का समय देकर हम लोग इसे भी समझ लेते हैं। उसके बाद मॉडल के पैसिव बनते कैसे हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। तो क्या आप जानना चाहते हैं? अगर जानना चाहते हैं तो बोलिए, इस पे हम डिस्कस कर लें कि आखिरकार इन तीनों को मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से बाहर क्यों किया गया, आखिर में रीजन क्या था, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, इसके पीछे का रीजन क्या था। तो आइए इस रीजन को हम समझते हैं। रीजन ये था कि ये जो तीनों थे ना, डिस्टरबेंस पैदा कर देते थे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के ग्रुप में जाकर। क्या कर देते थे? डिस्टरबेंस पैदा कर देते थे। अब कहेंगे सर डिस्टरबेंस वो ये कैसे कर सकते हैं? डिस्टरबेंस तो कोई लिविंग थिंग्स करते हैं। जैसे क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनमें कोई बच्चा है जो डिस्टर्ब कर रहा है पूरे क्लास को, तो वो लड़का डिस्टर्ब कर सकता है। ये कैसे डिस्टर्ब करेंगे इसमें जाकर? कर सकते हैं। जैसे होते हैं क्लास में लड़के जो डिस्टर्ब करते हैं, डिस्टरबेंस पैदा करते हैं, तो उन्हें टीचर क्या कहते हैं? क्लासरूम से बाहर कर देते हैं कि भाई आप बाहर चले जाइए, क्योंकि आप बाकी लोगों को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, पढ़ाने वाले को भी डिस्टर्ब करते हैं। तो उसी वजह से ये ना तीनों बाहर हो गए, क्योंकि तीनों डिस्टरबेंस कर रहे थे। अब डिस्टरबेंस कर कैसे रहे थे इस बात को हम समझते हैं पहले। डिस्टरबेंस, ठीक है, ये तीनों डिस्टरबेंस पैदा कर रहे थे। अब समझेंगे कैसे डिस्टरबेंस कर रहे थे। क्योंकि ये जाकर के कभी कभी ऑक्सिलरी वर्ब का काम करते थे और ये तीनों ही जाकर कभी कभी ये मेन वर्ब के काम को संभालने लग जाते थे। यानी कि ये जाकर के ये तीनों किसी किसी सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब का काम करते थे, तो किसी किसी सेंटेंस में ये मेन वर्ब का काम करते थे।
अब ऑक्सिलरी वर्ब का एक और नाम होता है, शायद आपको पता होगा लेकिन फिर भी मैं बता देना चाहूँगा क्योंकि शायद बहुत सारे लोगों को ना भी पता होगा। तो इसका एक दूसरा नाम होता है जिसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। कौन सा वर्ब? हेल्पिंग वर्ब। यानी कि आप हेल्पिंग वर्ब कहिए या आप ऑक्सिलरी वर्ब कहिए, आपको जो अच्छा लगे वो कह लीजिए क्योंकि इसके दोनों नाम हैं। उसी को ऑक्सिलरी वर्ब कहिए या उसी को हेल्पिंग वर्ब कहिए। कुछ लोग इन्हें हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, कुछ लोग ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब बात सेम ही है। तो यानी कि ये कहीं कहीं पे हेल्पिंग वर्ब का काम करते थे या ऑक्सिलरी वर्ब का काम करते थे और कहीं कहीं पे जाकर के ये मेन वर्ब का काम कर देते थे। समझ पा रहे हैं? अब कहेंगे सर इतनी सी बात तो हम समझ गए कि ये तीनों यही डिस्टरबेंस पैदा करते थे कि ये एक साथ नहीं बना रहते थे जैसे कि ये बाकी सब बने हुए हैं, क्योंकि ये अपने आप को चेंज कर लिया करते थे। किसी सेंटेंस में जाकर के ये हेल्पिंग वर्ब बन जाते थे तो किसी सेंटेंस में जाकर के ये मेन वर्ब बन जाते थे। पर अगर आप कहेंगे कि पर सर अगर इनका एक एक एग्जाम्पल देकर के आप समझाए तो शायद बहुत अच्छे से हम समझ पाए, तो क्यों ना मैं इन पे एक एग्जाम्पल भी दे दूं ताकि आप अच्छे से समझ लें। दे दूं ना? आइए दे देते हैं। हाँ, इस एग्जाम्पल के लिए इनको यहाँ से हमें इरेज करना पड़ेगा। अगर आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लग रही हो तो आप इन्हें इन्हें वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। वैसे मैं क्या कर रहा हूँ, इसे इरेज करने जा रहा हूँ। तो ये तीन वर्ड बस याद रखेंगे, नीड, डेयर, यूज्ड टू। ये भी हमारे मॉडल में आया करते थे, मॉडल के ही पार्ट हैं, लेकिन इन्हें हम क्या किए हैं, मॉडल से बाहर कर दिए गए। और जब इन तीनों को मॉडल से बाहर कर दिया गया तो इनका एक अलग नाम दिया गया। वो अलग नाम क्या दिया गया? सेमी मॉडल। क्यों? क्योंकि पूरी तरह से मॉडल नहीं थे, कहीं कहीं पे मॉडल का काम कर रहे थे, मतलब ऑक्सिलरी वर्ब का, और कहीं कहीं पे ये मेन वर्ब का काम कर रहे थे। कौन से वर्ब का? मेन वर्ब का। तो इसलिए इनको सेमी मॉडल कह दिया गया। इन्हें सेमी मॉडल या मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से जाना जाता है। किसको? नीड, डेयर और यूज्ड टू को। समझ पा रहे हैं? तो आइए अब ना एक एग्जाम्पल लिखते हैं उसको समझने के लिए। उस एग्जाम्पल से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा हेल्पिंग वर्ब कहते किसे हैं। क्या बताऊँगा? हेल्पिंग वर्ब कहते किसे हैं। अगर मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखूँ, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। इस सेंटेंस में अगर मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूँ कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कहाँ है या कौन है, तो आप क्या बताएंगे? हो सकता है अगर आपने मुझसे डेली पढ़ते आ रहे हो तो आप सही बता पाएंगे, पर जो बच्चे अगर हो सकता है आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, मतलब मेरे चैनल पे, तो वो क्या कर रहे होंगे, वो बताएंगे सर यहाँ एम जो है ना ये एक हेल्पिंग वर्ब है। ऐसा वो बताने की कोशिश करेंगे और वो गलत कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ऐसा बोलेंगे। अब आइए समझ लेते हैं ये हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं है। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब जो होता है आखिरकार ये होता क्या है। जानना चाहेंगे ना कि हेल्पिंग वर्ब आखिरकार होता क्या है, तो बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब एक तरह का वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब यानी कि एक वर्ब ही है ये, और कुछ है नहीं। तो हेल्पिंग वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जो किसी दूसरे वर्ब की हेल्प करता है। नहीं समझ पाए? ध्यान से सुनिए। बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब होता है जो किसी दूसरे वर्ब की हेल्प करता है। हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब होता है जो किसी दूसरे वर्ब की हेल्प करता है। अब कहेंगे ठीक है, इतनी तो बात समझ गए सर कि हेल्पिंग वर्ब उसे कहेंगे जो दूसरे वर्ब की हेल्प करेगा, और जिस वर्ब की हेल्प करेगा वो वर्ब भी कहीं ना कहीं साथ में यहाँ इसके बाद जरूर दिखाई आपको देगा। तो बताइए, अगर इसे आप हेल्पिंग वर्ब बोल रहे होंगे तो इसका मतलब ये किसी न किसी दूसरे वर्ब की हेल्प कर रहा होगा। अगर ये किसी न किसी दूसरे वर्ब की हेल्प कर रहा होगा तो जिस वर्ब की ये हेल्प कर रहा होगा वो वर्ब कहाँ सेंटेंस में आया है, मतलब वो आना चाहिए, कहीं नहीं आया। तो बोलेंगे सर इस सेंटेंस में तो ये अकेला वर्ब दिख रहा है, ये तो वर्ब है नहीं,
ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, यानी कि सेंटेंस में केवल एक ही वर्ब दिख रहा है। अगर किसी सेंटेंस में सिर्फ एक वर्ब दिखे तो वो कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सकता, वो सिर्फ मेन वर्ब होगा। क्यों? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब किसी दूसरे वर्ब की हेल्प करता है, जिसको करता है हेल्प वो भी साथ में उसके कहीं ना कहीं होता है। इस प्रकार से वो दो वर्ब आ जाते हैं। तो यानी कि हेल्पिंग वर्ब के साथ एक और वर्ब जरूर आएगा जिसकी वो हेल्प कर रहा होगा। इसके साथ कोई वर्ब आया नहीं, इसका मतलब इसे आप हेल्पिंग वर्ब नहीं क्या बोलेंगे? मेन वर्ब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेन वर्ब कहेंगे। तो ये हमारा मेन वर्ब हो गया। समझ पाए? आइए इस चीज़ को और अच्छे से समझ लेते हैं। अगर मैंने आपसे एक सेंटेंस लिखकर पूछने की कोशिश की कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इसकी मीनिंग क्या होगी। तो मीनिंग ये होगी कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, इट्स मीन मतलब मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, ये होगी। इसकी हिंदी होगी कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। अब मैं आपसे पूछने की कोशिश करूँगा कि ये आई क्या है। आपने बताने की कोशिश किया कि सर ये एक सब्जेक्ट है और एक प्रोनाउन भी है। फिर मैंने ये पूछने की कोशिश की क्रिकेट क्या है। आपने बोला सर ये एक नाउन है। क्या है? नाउन। फिर मैंने पूछा एम क्या है? एक वर्ब। प्लेइंग क्या है? एक ये भी वर्ब। अब जब दो वर्ब आ गए तो पॉसिबल है कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आया होगा। अब आखिरकार समझना होगा इसमें हेल्पिंग वर्ब है कौन। तो यहाँ पे इसकी कोई मीनिंग नहीं है। मीनिंग इसकी है खेलने का काम हो रहा है कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो प्लेइंग हमारा हुआ मेन वर्ब, क्योंकि यही तो मेन है इसमें जो एक्शन दिखा रहा है। ये तो सिर्फ आपको हेल्प करके बताना चाह रहा है कि किस टेंस में यूज हुआ है, टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इसने काम किया हेल्प करने का। किसका? इस मेन वर्ब का, जिसकी वजह से एम यहाँ पे हो गया हेल्पिंग वर्ब। यानी कि एम यहाँ पे रहा नॉट हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नहीं, यहाँ पे रहा मेन वर्ब, और यही एम यहाँ पे रहा हेल्पिंग वर्ब। क्या रहा? हेल्पिंग वर्ब। इसका मतलब कि सेम वर्ब किसी सेंटेंस में मेन वर्ब हो सकता है तो किसी दूसरे सेंटेंस में जाने पे हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है। हेल्पिंग वर्ब कब होगा? जब उसके साथ कोई और वर्ब होगा। मेन वर्ब तब होगा जब वो अकेला आएगा सेंटेंस में, जैसे यहाँ अकेला था। तो क्या आप अब हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब पहचान पाएंगे? क्या इस लायक आप बन चुके हैं? अगर आप बन चुके हैं तो मैं आपका थोड़ा सा टेस्ट लेना चाहूँगा इन एग्जाम्पल्स को यहाँ से मिटा करके। तो ले लूँ? आइए ले लेते हैं। आइए एग्जाम्पल को यहाँ से मिटाने के बाद मैं आपका थोड़ा सा टेस्ट लेना चाहूँगा। टेस्ट में मैं ये लिखना चाहूँगा कि आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। इस सेंटेंस में आप बताने की कोशिश करेंगे कि आई क्या है। आपने बोला सब्जेक्ट। हैव क्या है? आपने बोला वर्ब। क्या है? पहले इसे आप वर्ब बोलिए, और ये आर्टिकल्स, ये नाउन। अब ये वर्ब है, लेकिन वर्ब में से कौन सा वर्ब? हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब? हाँ बोलिए, कौन सा वर्ब? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब नहीं। हाँ, अगर आपने हेल्पिंग वर्ब बोला तो गलत। क्या है ये? मेन वर्ब। हाँ, आपने बिल्कुल सही बोला, मेन वर्ब। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस में ना एक ही वर्ब है। कितना वर्ब है? एक। तो इसे आप बोलेंगे हेल्पिंग मेन वर्ब। क्या बोलेंगे? इसे आप बोलेंगे मेन वर्ब। क्या बोलेंगे? इससे आप मेन वर्ब कहेंगे। रुकिए, यहाँ पे अच्छे से साफ करके लिख रहा हूँ, ठीक है? आइए देखते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे मेन वर्ब। अब कोई पूछेगा ये मेन वर्ब क्यों है, तो क्या आप बता पाएंगे? बता लेंगे ना? बिल्कुल बता लेना चाहिए। देखिए यहाँ पे जो है ये अकेला है इस वर्ब में, मतलब इस सेंटेंस में अकेला वर्ब है। बाकी ये तो सब्जेक्ट, ये आर्टिकल्स, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया इस वर्ब का, या नाउन भी बोल सकते हैं आप इसे।
तो अगर इस सेंटेंस में केवल एक ही वर्ब दिख रहा है, इसका मतलब कि ये जो वर्ब है ये कभी भी हमारा हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सकता, जिसकी वजह से आपको इसे मेन वर्ब कहना पड़ेगा। हाँ, पर एक और एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने लिखने की कोशिश करूं कि आई हैव प्लेड क्रिकेट, अगर मान लीजिए मैंने ऐसा एक एग्जाम्पल आपके सामने लिखने की कोशिश की कि आई हैव प्लेड क्रिकेट, इसमें मैं पूछूं आई क्या, आपने बोला सब्जेक्ट, हैव क्या है, आपने बोला हेल्पिंग वर्ब, प्लेड क्या है, आपने बोला मेन वर्ब, और क्रिकेट को आपने बताया ऑब्जेक्ट। आपने क्या बताया, ऑब्जेक्ट। अब बताएंगे आप कि ये हैव हेल्पिंग वर्ब क्यों है, क्योंकि इसके साथ में एक और वर्ब आया है जो मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब इसलिए है कि इस मेन वर्ब को हेल्प कर रहा है, जिसकी वजह से आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि आखिरकार ये कौन सा टेंस है। तो अब यहाँ पे हैव को आप बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब, पर यहाँ पे हैव को बोलेंगे मेन वर्ब। तो आई होप कि आप अब इस लायक हो चुके होंगे कि आप हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में जो अंतर है उसे आप पहचान सकेंगे, यानी कि आप कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे। क्या आप समझ पाए हैं ना हमारी सारी बातें? समझ गए होंगे। तब आइए हम नीड, डेयर और यूज्ड टू पे आते हैं। आइए अब देखते हैं नीड, डियर और यूज्ड टू ये आखिरकार कैसे दोनों तरह से काम करते थे, जिसकी वजह से ये डिस्टरबेंस पैदा कर देते थे। तो हमारे ग्रामरियंस ने सोचे कि ये हमारे पढ़ने वाले छात्रों को कंफ्यूज करते रहेंगे, क्यों ना इनको हम इस ग्रुप से बाहर कर दूं, मॉडल को 10 ही रहने दूं और इन तीनों को अलग एक ग्रुप बनाकर नाम दे दिया जाए सेमी मॉडल। तो दे दिए वो लोग। आइए देखते हैं। अगर मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखने की कोशिश करूं कि मुझे एक किताब चाहिए, तो क्या बोलेंगे? आई नीड अ बुक। क्या बोलेंगे? आई नीड अ बुक। यहाँ आप शुड नहीं लगाएंगे, मुझे एक किताब चाहिए। हिंदी मीडियम वाले बच्चे रट लेते हैं कि जब चाहिए आया तो शुड लगा देना है, गलत हो जाएगा। मुझे एक किताब चाहिए, इसका मतलब मुझे एक किताब की ज़रूरत है या आवश्यकता है। तो आई नीड अ बुक। अब यहाँ पे मैं पूछूं आई क्या है, आपने बोला सब्जेक्ट, बिल्कुल आपने सही बोला। मैं पूछा नीड क्या है, आपने बोला वर्ब, ये भी सही बोला। अब बुक क्या है, आपने बोला ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही बोला। यहाँ तक आपने बिल्कुल सही बोला। फिर मैं पूछूंगा ये वर्ब है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को वर्ब है, लेकिन वर्ब में से कौन सा वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब? तो आपने यहाँ भी बोला कि सर ये मेन वर्ब है। मैंने आपसे रीज़न जानने की कोशिश की, मैंने आपसे रीज़न जानने की कोशिश की कि आखिरकार ये मेन वर्ब क्यों है। तो आपने रीज़न यही बताया क्योंकि इस सेंटेंस में ये अकेला वर्ब है। क्या बताया? क्योंकि इस सेंटेंस में ये अकेला वर्ब है, इसके अलावा और कोई वर्ब नहीं है जिसकी ये हेल्प कर पाए, जिसकी वजह से हम इसे हेल्पिंग वर्ब कहें। क्योंकि अकेला है, किसी की हेल्प नहीं कर रहा है किसी वर्ब की, इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो कौन सा वर्ब है? तो आप बोलेंगे कि ये मेन वर्ब है। कौन सा वर्ब है? मेन वर्ब। आपने बिल्कुल सही बोला। फिर यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिखने की कोशिश की, ही नीड्स। अब इतनी सी बात आपको पता होगा कि अगर सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का है तो आई, वी, दे, यू या प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ यहाँ एस या ई एस नहीं जोड़ा जाता है वर्ब में। लेकिन जैसे सब्जेक्ट ही, सी, इट या कोई सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट आए तो वर्ब में एस या ई एस को हमें जोड़ना पड़ता है सिंगुलर बनाने के लिए वर्ब को। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ दिए ही नीड्स अ बुक। इसकी मीनिंग होगी कि उसे एक किताब चाहिए या उसे एक किताब की ज़रूरत है या उसे एक किताब की आवश्यकता है। तो ही नीड्स अ बुक। फिर अगर मैं ऐसा बोलूँगा क्या कि यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे भी आपने बोला कि ये है हमारा मेन वर्ब। यहाँ पे भी मेन वर्ब, यहाँ पे भी मेन वर्ब। रीजन यहाँ पे भी वही, क्योंकि इसके बाद कोई दूसरा वर्ब नहीं दिख रहा। फिर अगर मैंने आपसे ये जानने की कोशिश की कि आई डू नॉट नीड टू गो टू स्कूल। आई डू नॉट नीड टू गो टू स्कूल।
इसकी मीनिंग ये होगी कि मुझे स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। आई डू नॉट नीड टू गो टू स्कूल, इसकी मीनिंग कि मुझे स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे डू है वो है हेल्पिंग वर्ब। जब डू हेल्पिंग वर्ब है इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब नहीं, तो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं तो इसे बोलेंगे आप मेन वर्ब। अब आप ये नहीं कहेंगे कि सर इसमें तो दो वर्ब आया, ये कैसे हमारा मेन वर्ब हो गया, अब तो हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। दो वर्ब आया लेकिन जो इसके साथ एक और वर्ब आया वो खुद ही हेल्पिंग वर्ब बन करके आया, तो इसका मतलब ये मेन वर्ब था तो मेन वर्ब ही रह गया। आई डो नॉट नीड टू गो टू स्कूल। हाँ, अगर एक इसको भी ध्यान देंगे कि जब भी ये मेन वर्ब बनकर आएगा तो इसके बाद में एक इन्फिनिटिव आएगा। इन्फिनिटिव यानी कि टू लग करके फिर एक वर्ब आएगा, टू लग करके एक और वर्ब आएगा, और ये हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब होगा। इसकी चर्चा हम वर्ब में बहुत डिटेल में कर लेंगे जिस समय हमें वर्ब पढ़ना होगा। अभी हमारा पैसिव वॉइस को टॉपिक चल रहा है, इसलिए ज़्यादा गहराई में नहीं जाना चाह रहा हूँ, नहीं तो हम क्या हो जाएंगे, टॉपिक से हट करके दूसरे टॉपिक पे चले जाएंगे। तो आई डो नॉट नीड टू गो टू स्कूल, पर इसी सेंटेंस को अगर मैं ऐसा लिख दूं कि आई नीड नॉट गो टू स्कूल, अब मैं बोलूं आई नीड नॉट गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हिंदी मीनिंग करेंगे तो दोनों का सेम होगा, इसका भी इसका भी। इसकी भी मीनिंग होगी आई डू नॉट नीड टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। आई नीड नॉट गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। दोनों की हिंदी मीनिंग सेम है, पर यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब लगा जिसकी वजह से ये मेन वर्ब बना, और यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आया, यही खुद हेल्पिंग वर्ब बन गया। नीड के साथ में नॉट आया, ये हेल्पिंग वर्ब बना, तो इसे लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। अब समझ रहे होंगे कि यहाँ पे नीड हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, और ये जो गो है ये हमारा मेन वर्ब का काम कर रहा है। ये कौन से वर्ब का काम कर रहा है, मेन वर्ब, ठीक है, तो ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो आई नीड नॉट गो टू स्कूल, यहाँ पे ये मेन वर्ब नहीं है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। जो हमारे फाइनाइट वर्ब होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। तो हमारे जो फाइनाइट वर्ब होते हैं वो मेन वर्ब हो सकते हैं, ये नहीं है, ठीक है। यहाँ पे यही जो नॉन फाइनाइट वर्ब था मेन वर्ब बना। तो आई नीड नॉट गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। क्या आप मेरी बात समझ पाए? जैसे यहाँ पे ही करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, डज नॉट, ही डज नॉट नीड टू गो टू स्कूल। अगर यहाँ पे ही करेंगे तो नीड्स, बिल्कुल नहीं। अगर आपने बोला नीड्स तो आपने गलत बोला। अब फिर सोच में पड़ गए, सर ऐसा क्यों, आई है तो डू करते हैं, ही होगा तो डज करेंगे, इसमें ईएस जोड़ेंगे, डज होगा, तो यहाँ पे आई है तो नीड है, ही होगा तो नीड्स तो करना चाहिए, लेकिन हम क्यों नहीं कर रहे हैं। आइए इस बात को भी समझ लेते हैं। तो इस बात को भी समझने के लिए इन सारी चीज़ों को मुझे यहाँ से इरेज करना पड़ेगा। तो आइए हम इरेज करते हैं। आइए अब देखते हैं इस चीज़ को हम, ठीक है। अगर आपने लिखा आई नीड नॉट गो टू स्कूल, आई नीड नॉट गो टू स्कूल, इसका मतलब यहाँ पे आपने नीड लिखा और आप जैसे यहाँ ही करेंगे तो आपको लग रहा होगा कि नीड्स होना चाहिए, पर नहीं होगा। ही नीड नॉट गो टू स्कूल, ही नीड नॉट गो टू स्कूल, आप ऐसा लिखेंगे, ठीक है। लेकिन आप सोच रहे होंगे सर आपने रीजन तो बताया नहीं, आपने तो बस एक एग्जाम्पल लिख दिया। आइए इस रीजन को भी समझते हैं। अब इसे मैं यहाँ से इसको इरेज कर देता हूँ। आइए अब इस बात को हम समझते हैं। अगर मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखूं, आई कैन डू दिस वर्क,
आई कैन डू दिस वर्क, मतलब मैं इस काम को कर सकता हूँ, मैं इस काम को कर सकता हूँ, यही इसकी मीनिंग होगी ना, आई कैन डू दिस वर्क, बिल्कुल होगी। आइए ना एक और एग्जांपल लिखते हैं। अगर मैं लिखूँ ही कैन डू दिस वर्क, इसकी मीनिंग ये होगी कि वह इस काम को कर सकता है, वह इस काम को कर सकता है। तो ही कैन डू दिस वर्क, सही है सेंटेंस, बिल्कुल आपने बोला बिल्कुल सही है, सही है ना। अब आप बताएंगे कि आई है तो क्या आपने कैन यूज किया ठीक, लेकिन क्या अगर यहाँ पे ही आएगा तो आप कैन में एस जोड़कर इन्हें कैंस करेंगे, तब कहेंगे नहीं सर ऐसा तो नहीं हो पाएगा। अगर यहाँ नहीं हो पाएगा तो यहाँ भी नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि कैन जो है ये एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। जैसे ये सब मॉडल है ना 10, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और नीड दोनों काम करता है। अगर ये मेन वर्ब हुआ, जैसे उसे एक पेन की जरूरत है तो ही नीड्स अ पेन या ही नीड्स अ बुक कभी लिखे थे ना, तो उसमें एस जोड़े थे क्योंकि वहाँ मेन वर्ब था। लेकिन यहाँ पे ये ऑक्सिलरी वर्ब बना, इसका मतलब ये मॉडल ऑक्सिलरी बना। जब मॉडल बना तो ये बिल्कुल मॉडल की तरह से व्यवहार करेगा, कैन की तरह से। जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड करते हैं वैसे व्यवहार करेगा ये। तो इसका मतलब कि कैन का व्यवहार कैसा होता है कि सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू या ही, सी, इट, सिंगुलर, प्लूरल कुछ भी हो लगेगा कैन, कैंस कभी नहीं होता। तो मॉडल की एक खासियत होती है, क्या होती है कि मॉडल में कभी भी एस या ई एस जोड़कर उन्हें सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता है। ये हमारे मॉडल की खासियत हो गई। समझ गए? समझ पाए या नहीं? समझ गए होंगे। हाँ, एक चीज़ और ध्यान देंगे, क्या मॉडल जो होते हैं ना, मॉडल के फर्स्ट फॉर्म तो होते हैं वो जैसा वैसी है, लेकिन उसके सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म नहीं होते हैं। किसके? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के। तो आप कहेंगे सर कैन का सेकंड तो कुड है, आपने कैसा बोला कि ये सेकंड नहीं है? कैन का कुड है, मे का माइट है, शैल का शुड है, पास्ट सेकंड। आप बोल रहे हैं कि नहीं सेकंड फॉर्म होता नहीं है। आप अगर ऐसा समझ रहे हैं कि कैन का पास्ट कुड है, मे का पास्ट माइट है, शैल का पास्ट शुड है और विल का पास्ट वुड है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसका पास्ट ये नहीं है, इसका पास्ट ये नहीं है, इसका ये नहीं है। अगर पास्ट होता तो ये हमें 10 बनाने की क्या जरूरत थी मॉडल? ये दोनों तो एक ही है, बस इसी का ये सेकंड है। पर पास्ट नहीं है, इनके कुछ अलग यूज हैं, इनके अलग यूज हैं। अब उनके यूज़ क्या हैं इसको हम टेंस में पढ़ेंगे, जब मॉडल के टेंस पढ़ेंगे। क्योंकि हमारा टॉपिक चल रहा है पैसिव वॉइस। हम ऐसे अगर डिटेल में जाते रहेंगे तो हम बहक करके किसी और टॉपिक पे चले जाएंगे और जो टॉपिक चल रहा है वो अधूरा रह जाएगा। समझ रहे हैं? हाँ, अब आपका मन भी हो रहा कि नहीं अधूरा हो चाहे कुछ भी, इसको अभी बता दीजिए यहीं पे। नहीं, हर एक चीज़ के लिए समय होता है, उसका समय आएगा आपको बता दिया जाएगा। बस ज़रूरत है आपके अंदर पेशेंस रहने की, कि आप पेशेंस रखिए और थोड़ा सा टाइम दीजिए। 2 चीज़ें सफलता मांगती है। पहला चीज़ पेशेंस, यानी कि आप कितने धैर्यवान हैं, धैर्य कितना है, और दूसरा चीज़ आप टाइम देंगे किसी भी चीज़ पे, तब जा कर के आप सफल होंगे इन सारी चीज़ों में। ठीक है? इनमें नहीं, किसी भी चीज़ में आप सफल हो सकते हैं जिस चीज़ में जितना टाइम देंगे। तो आइए, अब वो सेकंड है कि नहीं है इसकी चर्चा वर्ब टॉपिक में किया जाएगा। तो हमारा वर्ब टॉपिक तो चल नहीं रहा। जब वर्ब टॉपिक चल नहीं रहा तो इसको हम इरेज करते हैं और बात कर लेते हैं पैसिव वॉइस की। तो आपने समझ लिया ना कि कैन को कैंस नहीं लिखेंगे क्योंकि ही के साथ नहीं लिखते हैं। वैसे ही नीड्स नहीं होगा, नीड नॉट ही होगा। अगर समझ गया तो ठीक है, नहीं तो इस वीडियो को फिर से आप रिवाइज करके देखिए, बार बार देखिए, जरूर समझ जाएंगे। आइए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि इसी में ज़्यादा समय नष्ट कर रहे हैं हम। हाँ, अब आइए इसके पैसिव वॉइस की बात कर लेते हैं। देखिए, अगर एक्टिव वॉइस के रूल की बात करूं, देखिए पैसिव वॉइस जानने से पहले एक्टिव वॉइस आना चाहिए ना, तभी तो उसका हम पैसिव करेंगे। तो अगर इसके एक्टिव वॉइस के रूल की मैं बात करूं तो एक्टिव वॉइस में सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट दिखाई देगा। सब्जेक्ट के बाद हमारे ये जो मॉडल हैं वो दिखाई देंगे, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जिसे कहते हैं। इनके बाद मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा,
हाँ, अब ये फर्स्ट फॉर्म नहीं बल्कि इन्हें हम बेस फॉर्म कहते हैं। कौन सी फॉर्म? बेस। एक बेस फॉर्म होता है, एक फर्स्ट फॉर्म होता है, दो अलग अलग होते हैं। सभी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और बेस फॉर्म, ध्यान से सुनेंगे, सभी वर्ब के बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म सेम होते हैं, बस एक बी वर्ब है जिसका बेस फॉर्म अलग, फर्स्ट फॉर्म अलग होता है। इसी वजह से यहाँ पे सभी लोग फर्स्ट फॉर्म को ही बेस फॉर्म समझते हैं। तो आपको कन्फ्यूजन न हो इसीलिए मैं भी फर्स्ट ही लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आइए लिख देते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म, और इस फर्स्ट फॉर्म के बाद आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ये हमारे एक्टिव वॉइस में रूल रहे, किसके? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के। अब पैसिव वॉइस अगर इनका आपको बनाना हो, इनका क्या बनाना हो? पैसिव वॉइस। तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट आपको नज़र आ रहा है, मतलब दिख रहा है, इस ऑब्जेक्ट को उठा करके हम यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे। अगर ये कोई प्रोनाउन होगा तो उसको सब्जेक्टिव केस में चेंज करके लिखेंगे, और नाउन होगा तो नाउन का सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव तो सेम होता है, तो वैसे उठा कर यहाँ रख देंगे। तो ये बन जाएगा हमारा सब्जेक्ट। क्या बनेगा? ये जो ऑब्जेक्ट है बन जाएगा सब्जेक्ट। अब इस सब्जेक्ट के हिसाब से जो मॉडल आपने यहाँ यूज किया, यहाँ अगर मान लेते आपने कैन यूज किया तो यहाँ पे भी कैन यूज करेंगे, यानी कि वो सेम मॉडल, यानी कि जो मॉडल आपने ऊपर यहाँ पे यूज किया है वही मॉडल सेम नीचे यूज कर लेंगे। फिर थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा, मॉडल के बाद आप यूज करेंगे बी, और बी के बाद आप लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म के बाद आप लिखेंगे बाई। क्या लिखेंगे? बाई। बाई के बाद आप लिखेंगे क्या? एजेंट। एजेंट बनता कौन है? तो आपको पता होगा क्या कि जो हमारा एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है या डूअर जो होता है उसी का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे जाता है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ आपके सामने, ही कैन डू, यही लिख दे रहा हूँ, दिस वर्क। ही कैन डू दिस वर्क, वह इस काम को कर सकता है। आपने बोला सर यहाँ ही हुआ सब्जेक्ट, कैन हो गया मॉडल, डू हो गया मेन वर्ब, यहाँ पे दिस वर्क, ये दोनों मिल करके हमारा बना ऑब्जेक्ट। क्योंकि ऑब्जेक्ट आपको बताया जा चुका है कि एक वर्ड का भी हो सकता है, दो वर्ड का भी हो सकता है, तीन वर्ड का भी, मतलब कितना हो बड़ा हो सकता है। तो दिस वर्क जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, दिस वर्क को आप यहाँ ला करके सब्जेक्ट बनाएंगे, और वो एक नाउन फ्रेज है, और नाउन फ्रेज का भी सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है। तो दिस वर्क, समझ पाए? ये बना सब्जेक्ट। अब ये जो सब्जेक्ट बना, अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम क्या करेंगे? मॉडल लिखेंगे। अब मॉडल सबके साथ सेम होता है, इसलिए जो मॉडल यहाँ वही यहाँ पे जो वही यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने कैन यूज किया तो यहाँ भी कैन करना पड़ेगा। तो दिस वर्क कैन, और उस मॉडल के बाद आप यूज करेंगे बी, तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस वर्क कैन बी, थर्ड फॉर्म आप फिर यूज करेंगे। थर्ड फॉर्म डू का याद है, डू का क्या होगा? डन। तो बोलेंगे दिस वर्क कैन बी डन। अब फिर लिखेंगे आप बाई। बाई के बाद आप लिखेंगे एजेंट। एजेंट कौन बनेगा? जो यहाँ सब्जेक्ट होगा उसका ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट है ही, और ही का ऑब्जेक्टिव केस आपने लिखा हिम। तो दिस वर्क कैन बी डन बाय हिम, दिस वर्क कैन बी डन बाय हिम, ऐसा आप यूज करेंगे। बताइए इस मॉडल वाले में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, निगेटिव इंट्रोगेटिव की बात है, जैसे टेंस वाले में करते थे, कर लेंगे, बताने की जरूरत तो शायद नहीं होनी चाहिए। अब आपका मन कर रहा होगा सर एक आध और एग्जाम्पल हो जाता तो अच्छा हो जाता। तो एक आध और एग्जाम्पल के लिए मुझे ना इन सारी चीज़ों को इनको इरेज करना पड़ेगा। तो अगर आप कहें, आप अगर इसे नोट कर लिए हों तो आइए मैं इसको इरेज करके एक आध और एग्जाम्पल करा देता हूँ। मतलब ये रूल को भी मैं मिटाऊंगा, आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं। और ये जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ पे, ही शुड
प्ले क्रिकेट। इसकी मीनिंग होगी कि उसे क्रिकेट खेलना चाहिए, उसे क्रिकेट खेलना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे जो ही है वो क्या है, आपने बोला सब्जेक्ट, शुड क्या है मॉडल, प्ले क्या है मेन वर्ब, क्रिकेट क्या है आपने बोला ऑब्जेक्ट। फिर ऑब्जेक्ट को उठाइए और सब्जेक्ट बनाइए, तो यहाँ पे होगा क्रिकेट, फिर यहाँ पे होगा शुड बी लगाएंगे ना, क्रिकेट शुड बी, फिर आप लिखेंगे प्लेड, थर्ड फॉर्म लिखेंगे ना, फिर लिखेंगे बाई, और बाई के बाद जो यहाँ सब्जेक्ट है क्या है ही, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम। तो क्या बनाएंगे आप, ये बनाएंगे क्रिकेट शुड बी प्लेड बाय हिम। एक और एग्जांपल हो जाए, बोलिए, जैसे आएगा कि मोहन कुड सिंग अ सॉन्ग, मोहन कुड सिंग अ सॉन्ग, मोहन एक गीत गा सका, मोहन एक गीत गा सका। अब बताइए, मोहन हुआ सब्जेक्ट, कुड हो गया मॉडल, सिंग हो गया मेन वर्ब, फिर अ सॉन्ग हो गया ऑब्जेक्ट, अ सॉन्ग को लाएंगे यहाँ, तो आप लिखेंगे अ सॉन्ग, फिर क्या लिखेंगे कुड बी, बताइए मॉडल जो यहाँ वही नीचे, फिर अपने मन से यहाँ पे बी लगाना पड़ेगा, रूल में मैं लिखा था, तो अ सॉन्ग कुड बी, थर्ड फॉर्म आप लिखेंगे, सिंग का थर्ड फॉर्म याद है सिंग सैंग संग, तो अ सॉन्ग कुड बी संग बाई, क्या लिखेंगे बाई के बाद बाई मोहन। अब बताइए इसमें कोई समस्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, आपका मन कर रहा होगा कि सर इस पे एक एग्जांपल आप करा दे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ought to पे, तो आइए बस इसको एक देख लेते हैं, बाकी अब हम क्या करेंगे, इसको इरेज करके फिर हम आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आइए पहले देखते हैं, इस पे एक एग्जांपल समझ लेते हैं, ought to, इसको out to नहीं पढ़ेंगे, इसको ought to पढ़ेंगे, ought to। तो ought to पे बात कर लेते हैं, किस चीज पे, जैसे आएगा वी, देखिए ध्यान से सुनेंगे, वी ought to respect our elders, हमें अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, we ought to respect our elders। अब ought to के जगह आप यहाँ पे should भी यूज कर सकते हैं, अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो आपने देखा कि वी क्या है सब्जेक्ट, ought to क्या है मॉडल, मतलब मॉडल ऑक्सिलरी, रिस्पेक्ट क्या है आपने बोला सर ये है हमारा मेन वर्ब, आवर एल्डर्स क्या हो गए, यहाँ हो गए ऑब्जेक्ट, उसको उठाकर आपने बनाने की कोशिश की सब्जेक्ट। तो लाइए पहले, और दो वर्ड में है ना, तो ऑब्जेक्टिव भी वही सब्जेक्टिव भी वही सेम रहेगा, तो लिखेंगे आवर एल्डर्स, आवर एल्डर्स यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे ought to be। अब देखिए ought to हमारा मॉडल है, दोनों एक साथ हैं, एक साथ लिखेंगे, फिर भी आप लगाते हैं, जैसे should be कैन be लिखते हैं पैसे में, तो ought to be, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। इस टू को देखकर आप कन्फ्यूजन हो रहे थे कि सर इस पे एग्जाम्पल कराएंगे थोड़ा बेहतर हो जाएगा, तो चलिए मैंने करा ही दिया। तो आवर एल्डर्स ought to be respected, क्या होगा रिस्पेक्टेड, ऐसे बनेगा, आवर एल्डर्स ought to be respected। अब आपके माइंड में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि सर आपने इस सब्जेक्ट को बाई प्लस एजेंट के रूप में क्यों नहीं लिखा, अगर आप लिख दें तो भी सही है, पर नहीं लिखे तो ये ज़्यादा अच्छा है। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि सर आपने लिखा क्यों नहीं, अगर इसे भी बताएं तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। तो देखिए इसे बताने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, और आज की इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल होगी नेक्स्ट वीडियो में, इसकी हम कभी चर्चा कर लेंगे कि बाई प्लस एजेंट लिखना कब जरूरी है, कब लिखते हैं और कब नहीं लिखते हैं, हमेशा नहीं लिखते, ठीक है।
हमेशा हम लोग इसको नहीं लिखते। तो यहाँ पे आप नहीं लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। अब आइए ना थोड़ा सा हम आगे की तरफ बात करते हैं। एक एग्जाम्पल आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं और देखते हैं समय है तो अगर उसे बता दिया जाए, और नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में उसकी चर्चा कर लिया जाएगा। तो आइए पहले एग्जाम्पल्स क्या है वो मैं आपके सामने लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जितने मॉडल है ना, मॉडल के साथ में कभी कभी हैव लग करके भी सेंटेंस आते हैं। जैसे आएगा ही शुड हैव प्लेड क्रिकेट। इसकी मीनिंग है कि उसको सजेशन दिया गया पास्ट में कि उसे क्रिकेट खेलना चाहिए था, पर वो पास्ट में नहीं खेला। ही शुड हैव प्लेड क्रिकेट। ऐसे ही अगर आपके सामने आ गया कि ही मस्ट हैव प्लेड क्रिकेट, इसकी मीनिंग क्या होगी कि उसे क्रिकेट खेलना चाहिए था। अब आपने कहा सर इसकी भी मीनिंग आपने बताया कि उसे क्रिकेट खेलना चाहिए था, और इसका भी आपने वही बताया, दोनों की मीनिंग तो सेम ही है, बस ये सजेशन है नॉर्मल सजेशन, ये है स्ट्रॉन्ग सजेशन। स्ट्रॉन्ग का मतलब एम्फेसाइज करके बोला जा रहा है। यहाँ बोल रहा है कि उसे क्रिकेट खेलना चाहिए था, नॉर्मली सजेशन है। इसे बोल रहे हैं उसे क्रिकेट अवश्य खेलना चाहिए था, जरूर खेलना चाहिए था। अब आपके माइंड में ऐसा आ रहा है कि सर अवश्य या जरूर लगाएंगे क्या हिंदी में? नहीं, आप सिंपल बोले, लेकिन आपके चेहरे से लगे कि एकदम फोर्स करके आप बोल रहे हैं उसे क्रिकेट खेलना चाहिए था, उसे क्रिकेट खेलना चाहिए था। तो मस्ट लगाइए कि ही मस्ट हैव प्लेड क्रिकेट। नॉर्मली बोले यार उसे क्रिकेट खेलना चाहिए था, तो ही शुड हैव प्लेड क्रिकेट, ऐसे बोल देंगे। चलिए ठीक है। तो इनके पैसे बनेंगे कैसे? शायद हो सकता है आप कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, आपको पता होगा, बहुत ही ईजी है, आप कर सकते हैं। तो आप इसको करके कमेंट कीजिएगा, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसका पैसे हम बनाएंगे कैसे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप इसे देखते रहें, फिर भी कोई डाउट हो तो आप ज़रूर हमें बताएं।